एवरीवन, आज हम करेंगे बीकॉम सेम 4 इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, या तो जब एक कंट्री के रेसिडेंट दूसरी कंट्री के रेसिडेंट के साथ ट्रेड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज द ट्रेड अमंग द रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। और ट्रेड का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। किसी भी कंट्री के ट्रेड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटर रीजनल, इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड। क्या मतलब होता है? ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। इट रिफर्स टू द ट्रेड which is carried out in different places in region of the same country। एक ही कंट्री के डिफरेंट रीजन में अगर ट्रेड हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक ट्रेड। एग्जाम्पल, पंजाब और हिमाचल के बीच का ट्रेड या हरियाणा और गुजरात के बीच का जो ट्रेड होगा उसको हम बोलेंगे इंटर रीजनल या इंटरनल ट्रेड। सेकेंड पार्ट बनता है इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अब क्या होता है? जो भी गुड्स इंडिया से यूएस जा रहे हैं वो होगा इंडिया का एक्सपोर्ट, और जो गुड्स यूएस से इंडिया आ रहे हैं वो होगा इंडिया का इंपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको कि हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है उसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग, इन सब की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज। You can download our app from Google Play Store या App Store. So go and purchase the course to level up your preparation. And for any doubt or further information, you can contact on this number. चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला जो फैक्टर इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है वो है नेचुरल एंडोवमेंट। जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो कंट्री उतना ही स्ट्रांग होगा इंटरनेशनल ट्रेड में। Okay, natural endowment is the basis of international trade. It refers to the resource base of a country available to it as a free gift of nature. Natural resource का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज उसको एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिले हुए हैं वो बनता है उस कंट्री का रिसोर्स बेस। फॉर एग्जाम्पल, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, बाय नेचर उनके पास ऑयल वेल्स बहुत ज्यादा है तो वो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ माइका। रशिया की बात करें, रशिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज। और जो भी कोस्टल कंट्रीज हैं जैसे कि जापान और बांग्लादेश, वहां पे फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक कंट्री का जो रिसोर्स बेस है वो अलग अलग है। सो व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्री टेक्स प्लेस, डिमांड ऑफ बोथ द कंट्री सेटिस्फाइज। ओके, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑयल वेल्स और यहाँ पे फिश प्रोडक्शन। सेकेंड फैक्टर है टेक्निकल नो हाउ। अब हर कंट्री का रिसोर्स बेस तो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो अब आगे कैसे आ सकते हैं? With their technological advancement, advanced nation of the world has overcome all the constraint of natural endowment. ओवरकम यानी कि जापान की हम बात कर लेते हैं। जापान बहुत छोटा सा एक कंट्री है। इंडिया का जो नेचुरल बेस है वो जापान से कई ज्यादा है, लेकिन फिर भी जापान एक डेवलप्ड नेशन है। उसने ये जो कंस्ट्रेंट यानी कि जो नेचुरल एंडोवमेंट था इसको ओवरकम कर दिया। नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि जापान इज नाउ कंसिडर्ड एज अ एडवांस नेशन। जापान इज जस्ट अ कोस्टल कंट्री विद नेग्लिजिबल नेचुरल रिसोर्सेज। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है, but its technical superiority has earned it the distinction of most advanced nation। लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना आगे होने की वजह से आज जापान एक एडवांस नेशन में काउंट होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट डिफरेंस। Difference in the cost of production is indeed the fundamental basis of international trade. Different countries specialize in the production of those goods in which they have absolute or comparative cost advantage. मतलब हर एक कंट्रीज ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होती हैं जो गुड्स उनको सस्ते पड़ रहे हो बनाने में। ठीक है, चाइना की बात कर ले तो सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? चाइना में होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस भी गुड्स का कम हो वो कंट्री उसको ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है फिर वही चीज उसको एक्सपोर्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट through multinational corporations and the emergence of new economic order has forced
various nations to integrate their economies with the rest of the world, leading to greater degree of specialization and international trade. So world has become a global village. हर एक कंट्री को ना चाहते हुए भी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। अब हर कंट्री की स्पेशलिटी अलग अलग होती है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो वो स्पेशलाइजेशन हमको दूसरी कंट्रीज में भी दिखता है। ठीक है, सो नाउअडेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन कंट्री ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि एक कंट्री की करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर। $1 इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज रेट हुआ। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी। जिस करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होगी उस करेंसी का एक्सचेंज रेट भी ज्यादा होगा, अगर डिमांड कम होगी तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट्स हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। और ये जो फ्लक्चुएशन चलता रहता है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट का, इसी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी हर कंट्री का अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज है और ये जो एक्सचेंज रेट है ये डिक्रीज होके $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया ₹1 का कुछ इंपोर्ट करता था तो उसको कितने रुपए देने पड़ते थे, 80 रुपीज। लेकिन इंडिया अगर अब $1 का इंपोर्ट कर रहा है तो उसको कितने देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 70 रुपीज। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हुआ, इंडिया क्या इंक्रीज कर देगा, इंपोर्ट इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो उसको सस्ता पड़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन, अगर $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज से जो रेट है वो बढ़कर हो जाए $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे एक्सपोर्ट पे अफेक्ट पड़ेगा। कैसे, अगर हम $1 का एक्सपोर्ट कर रहे थे तो सामने से 80 रुपीज इंडिया में आ रहे थे, लेकिन क्योंकि रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो अगर हम अब $1 का एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने से कितने पैसे आएंगे, 90 रुपीज। तो जब ऐसा होगा तो इंडिया में क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट होता है हर एक कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड भी उस हिसाब से अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिवनेस। Competitiveness is a measure of the relative ability of different countries to provide different products or services. Competitiveness different countries की ability बताता है कि वो अपने products को कितनी अच्छी quality के और quantity में global market में provide कर सकते हैं। और competitiveness में क्या आता है, it takes into account the efficiency, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। उसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी कितनी है प्रोडक्शन करने की, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कंट्री कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रही है और वहां का गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा है। जिस कंट्री की ये तीन चीजें जितनी स्ट्रांग होगी वो उतना ही ज्यादा ग्लोबल मार्केट में अच्छे से कंपीट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स। Sometimes governments enact trade barriers to limit the trade with foreign countries. तो कभी कभी गवर्नमेंट टैरिफ या ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती है, ताकि हम जरूरत से ज्यादा दूसरी कंट्री के गुड्स को इंपोर्ट ना कर लें। अगर ज्यादा इंपोर्ट हो जाएगा तो वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट करता है। टैरिफ हैज बीन अ कॉमन ट्रेड बैरियर इन द हिस्ट्री ऑफ, टैरिफ बहुत पहले से ही हम लगाते आए हैं ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्टेड रहे। टैरिफ क्या है, अ टैरिफ इज अ टैक्स पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे हमने लगा दिया टैरिफ यानी कि टैक्स, तो उस गुड्स की जो कॉस्ट है वो इंडिया में बढ़ जाएगी। अब इंडिया में जो इंपोर्टेड गुड है वो वर्सेस डोमेस्टिक गुड्स, तो इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स हैं लोग वो खरीदना ज्यादा प्रिफर करेंगे, तो डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से टैरिफ काम करता है, जो इंपोर्टेड गुड्स है उनका कॉस्ट बढ़ा के हमारे डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करता है। टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग इट। ठीक है, और जितना ज्यादा हम टैक्स लगाएंगे वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा और धीरे धीरे इंपोर्ट भी हम कम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। Rich countries like United States often import goods from countries that can provide goods inexpensively due to low labor costs, but the standard used to create goods can vary from one country to another. अब जैसे rich countries है
यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ये कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट करना प्रेफर करेगा? ऐसी कंट्रीज जो इनको सस्ते में गुड्स दे सके। अब दूसरी कंट्रीज में लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है। जब लेबर कॉस्ट कम हो तो गुड्स का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज होंगी जिनका लेबर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब यूएस किस कंट्री से इंपोर्ट करेगा? तो वो डिपेंड करेगा उस कंट्री के क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स से। क्लियर? सो जो गुड्स का स्टैंडर्ड या क्वालिटी होती है वो भी अफेक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। अ सब्सिडी इज गवर्नमेंट असिस्टेंस given to certain company or industry to reduce the price of domestic goods। तो सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट जब कंपनीज को किसी भी चीज में छूट दे देती है, फॉर एग्जांपल टैक्स में छूट दे दी, तो जब सब्सिडी मिलती है कंपनी को तो उससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो अब लोग क्या करेंगे? डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना ही प्रेफर करेंगे और इन गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसका भी काम टैरिफ जैसे ही है। सब्सिडीज हैव एन इफेक्ट सिमिलर टू टैरिफ। दे टेंड टू मेक पीपल बाय डोमेस्टिक गुड्स इन ग्रेटर नंबर। ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट्स ना खरीद के लोग डोमेस्टिक गुड्स ही खरीदें। क्लियर? ये सब किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Next is rare and cheap commodity. The production of certain rare commodity is possible only in certain countries. अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, रेयर गुड्स होते हैं, जिनका प्रोडक्शन केवल कुछ कंट्रीज में ही हो सकता है। तो ऐसी चीजों का इंपोर्ट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। The country possesses geographical and other advantages. Here in some cases the cost of difference is not important and that is why trade is possible. यानी कि हम जब भी इंपोर्ट करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जो चीज हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्या उसी प्रोडक्ट का अगर हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करें तो वो सस्ता पड़ेगा? अगर वो इंपोर्ट से सस्ता पड़ता है तो हम उसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन अगर उसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना इंपोर्ट करने से महंगा लग रहा है तो हम उस चीज को इंपोर्ट ही कर लेंगे। ठीक है? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम चाहकर भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो सारे गुड्स बन जाते हैं कंपलसरी हमारे लिए इंपोर्ट करने के लिए। ओके? सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं गल्फ कंट्री का। गल्फ कंट्री के पास जितने ऑयल रिजर्व्स हैं वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है ऑयल का वो किस कंट्री से होता है? गल्फ कंट्री से होता है। इंडिया में हम चाहकर भी इतना ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और हमारे पास इतने ऑयल रिजर्व नहीं है। तो रेयर एंड चीप कमोडिटी आर दी ऑल्सो अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये हो गए हमारे 10 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।